जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी सात संगत, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज ने हमेशा हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बनाया है। तो वो कभी रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो वगैरह को कभी एडवोकेट नहीं करते थे। उन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत सिंप्लीफाई किया है। अगर आप अपने गुरु जी के द्वार पे आए हो, उनके दर पे आए हो, तो पूरी शिद्दत के साथ उनके दर पे आओ। ऑल यू नीड इज अनफ्लिंचिंग फेथ, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, और फिर नजारे देखते जाओ। कभी भी उन्होंने किसी भी वहम में, पंडितों के चक्कर में, फास्टिंग वगैरह कुछ भी एडवोकेट नहीं किया है। तो अपने पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरण शरण के साथ जुड़ो और जय गुरु जी बोलते जाओ। इतना सिंप्लीफाई उन्होंने हमारी लाइफ्स को किया। तो सत्संग, मेरे गुरु की महिमा, उनका गुणगान करने से पहले शुक्राना कि गुरु जी ने हमें इतना खूबसूरत गुरु परिवार दिया, जो कि हमारा असली परिवार है। और वो ये हमेशा कहते थे कि ये परिवार मैं छोड़ के जा रहा हूँ और ये गुरु परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। जिसका मतलब मुझे लेटर समझ आया, बाद में समझ आया, लेकिन गुरुजी का अपना तरीका होता है समझाने का। तो हम मेरी जर्नी गुरुजी के साथ इस लाइफ टाइम में स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। इवनिंग में, उससे पहले मम्मा पापा गुरुजी के दर्शन करने गए थे, और जब वो रात को वापस आए, काफी देर रात से आए, उन्होंने मेरे को और मेरी सिस्टर को उठाया। और मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारा वो टॉफी प्रसाद लेकर आए थे। तो हमने वो टॉफी प्रसाद लिया, मम्मा पापा ने गुरुजी के बारे में बताया, और नेक्स्ट डे मैं और मेरी बहन, हम पूरा परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर एस्टेट गए, जिसको हम छोटा मंदिर भी कहते हैं। तो जब हम छोटे मंदिर में गए, वहां का माहौल, संगत जी मैं डिस्क्राइब करूं, एकदम अद्भुत। शब्द कीर्तन चल रहे थे और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। हमने गुरुजी को प्रणाम किया और पहले दिन ही भाग्य मिला कि हम उनकी चरण शरण में बैठे और उनकी चरण सेवा करने का मौका मिला। तो गुरुजी ने पूछा, बात की, नाम क्या है, क्या करते हो, आगे क्या करना चाहते हो। तो पहली बार जाते हैं, इतनी समझ भी नहीं होती है, संगत जी, कोई इनहिबिशंस नहीं होती है। तो मैं तो शुरू हो गई, मैंने पूरी अपनी विश लिस्ट रख दी गुरुजी के सामने। गुरुजी, मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, उसके बाद मुझे एमबीए करना है, आगे मेरा प्लान है कि मैं एक अच्छी सी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं। ये थी मेरी विश लिस्ट। और उस वक्त, जैसे कहा मैंने संगत जी, इतनी समझ भी नहीं होती है कि गुरु तो जानी जान है, आपको गुरु जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन गुरु जी ने बहुत ही खूबसूरत स्माइल देते हुए कहा कि ये हो जाएगा। तो हम गुरु जी के, ऐसे ही हम गुरु जी के जाते रहे और उनके दरबार में जाते रहे। और कभी जब हम जल्दी दरबार में पहुंच जाते तो मौका मिलता गुरुजी को उनके कैजुअल्स में देखने का। वो अपने वॉक से वापस आते, एक साइड बोर्ड था, जिन्होंने भी एम्पायर स्टेट देखा है, छोटा मंदिर देखा है, वो इस चीज को एकदम विजुअलाइज कर पाएंगे कि एक साइड बोर्ड था, वो वहां पे बैठते थे थोड़ी देर, और फिर एक रूम था, उसमें जाते थे, तैयार होते थे और अपने अच्छे से मेजेस्टिक रोब में आते थे। तो जैसे ही गुरुजी अपने वो कमरे से बाहर निकलते थे तैयार होकर, और गुरुजी आते थे, तो सारी संगत खड़ी हो जाती थी और उनको प्रणाम करती थी। और जब गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठते थे तो सब लोग अपना अपनी जगह पे बैठ जाते थे और गुरुजी का ध्यान करते थे। कुछ चीजें जो संगत जी मैं शेयर करना चाहूंगी, जिसपे वैसे तो हमारे गुरुजी कोई प्रवचन वगैरह कुछ नहीं देते थे, लेकिन ये सौभाग्य मिला कि कुछ चीजें
ऑब्जर्व की, सीखी, सुनी, देखी। तो एक तो अनफ्लिंचिंग फेथ, जब गुरुजी के पास आओ तो लेट्स ट्राई इफ बट के एटीट्यूड के साथ, अपना लॉजिक लेके बिल्कुल ना आओ। गुरुजी हमेशा कहते थे अपना ईगो, इफ बट, डाउट, जहां अपने जूते खोल के आते हो वहां छोड़कर आओ, विच वॉज वेरी ट्रू। गुरुजी के साथ पूरी शिद्दत के साथ जुड़ो। और दूसरा, गुरुजी के दरबार में जब आते हो, कुछ मांगो नहीं, मानना सीखो। मांगना नहीं, मांग के तुम अपनी चीजें खराब कर लेते हो। दिस इज व्हाट आवर गुरुजी वुड से, क्योंकि आप हमको तो मांगना भी नहीं आता है। संगत जी, जो हमारी सोच होती है, गुरुजी हमेशा उससे कहीं ज्यादा देते हैं, और जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है गुरुजी वही करते हैं। तो मांगना नहीं है बिल्कुल, अपने गुरु को मानो और तय दिल से उनका शुक्रिया करो और तय दिल से उनको मानो। फिर एम्फेसिस था लंगर प्रसाद पे। तो लंगर प्रसाद की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो लंगर प्रसाद बिल्कुल अच्छे से ग्रहण करो और एक एक मॉर्सल फिनिश करो, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स है। तो क्या होता था संगत जी, गुरुजी जब प्रसाद बांटते थे, वो इतना प्रसाद हमें देते थे कि हम अपने दोनों हाथों में भी उसको समेट नहीं सकते थे। और इफ रिक्वायर्ड, इफ गुरुजी फेल्ट के यू नीडेड मोर, तो आपको प्रसाद का डबल डोज भी मिलता था। वो गुरुजी पे था कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, और हम सब वो प्रसाद खत्म करके अपना हाथ धो के वापस आते थे और अपनी जगह पे बैठते थे। और अभी बात हुई कि अपना लॉजिक हमें बिल्कुल नहीं लगाना जब हम गुरुजी के द्वार पर हो। सो आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी मदर, जो कि हाईली डायबिटिक थी, इतना सारा उनको मिठाई प्रसाद देके, एनीवन वुड थिंक, अगर हम अपना लॉजिक लगाएं, एनीवन वुड थिंक जो जिसको डायबिटीज है, और वो भी अच्छी खासी डायबिटीज, वो इतना मिठाई प्रसाद खा के तो शुगर लेवल्स विल बी थ्रू द रूफ। तो जब उन्होंने घर आके, ऑल ऑफ अस वर सो वरिड कि इतना सारा मिठाई प्रसाद ग्रहण किया है उन्होंने, तो अब तो प्रॉब्लम होने वाला है। अब शुगर के तो मतलब शुगर लेवल्स तो बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो जब उन्होंने अपना ग्लूकोमीटर में जब वो चेक किया, शुगर लेवल वाज एब्सोल्युटली विद इन द नॉर्मल रेंज। बट क्या है संगत जी, हम लोग अपना लॉजिकल माइंड फिर भी चलाते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है मशीन में कुछ गड़बड़ हो, इसलिए ऐसे शुगर लेवल नॉर्मल दिखा रहा है। फिर उसके बाद अब ये चीज को वो करने के लिए हॉस्पिटल गए और उन्होंने अपना शुगर चेक करवाया, फिर से वो शुगर नॉर्मल। सो ये लॉजिक डिफाइंग चीजें गुरुजी के द्वार पर ही हो सकती हैं। तो इसलिए हमें अपना लॉजिक लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा के साथ उनके साथ जुड़े। तो संगत जी, जैसे मैंने मेंशन किया, जब हम गुरुजी के पास गए तो मैं अपनी विश लिस्ट के साथ गई थी कि मेरे को एमबीए भी करना है और मुझे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छी जॉब करनी है। लेकिन जब हम जाते रहे, गुरुजी ने सजेस्ट करना शुरू कर दिया मेरे पेरेंट्स को कि मेरी शादी कर दो। ही वुड कीप सेइंग इट। तो मैंने यही मेरे पेरेंट्स को कहा। वही अगेन, आपकी सोच बहुत सीमित होती है। आप बिल्कुल शुरू में तो बिल्कुल आपको सोचने में टाइम लगता है और समझने में टाइम लगता है। आप इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकते कि गुरुजी का प्लान क्या है। तो वो हमेशा कहते थे इसकी शादी कर दे, शादी कर दे। तो मैं अपने पेरेंट्स को यही कहती थी कि गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि एमबीए भी हो जाएगा और आपको जॉब भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगी, बट यहाँ पे तो वो शादी पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं। खैर, गुरुजी की मर्जी थी, उनकी आज्ञा थी। तो जैसे उन्होंने ही ग्रूम सजेस्ट किया था, तो
डेट फाइनलाइज हो गई, शादी की डेट फिक्स हो गई, बट समवेयर आई वाज डिसअपॉइंटेड because I felt that, my dreams, my desire of doing my MBA and, working for a multinational organization has come crashing down. But शादी हुई और गुरुजी ने इस शादी को ब्लेस भी किया, जो मैं अभी शेयर कर रही थी कि गुरुजी बिल्कुल किसी पंडित या किसी स्टोन्स वोन्स के चक्कर में नहीं डालते थे। तो जो लड़का उन्होंने मेरे लिए सजेस्ट किया था, तो मेरी और उसकी पत्री बिल्कुल, जन्म पत्री बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो मेरी मदर पंडित के पास गई और उन्होंने गुरुजी को बताया कि पंडित जी ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे मदर को समझाया कि पंडित मंदिर के चक्कर पे बिल्कुल ना पड़। तो गुरुजी की आज्ञा थी, तो उसके बाद हमने पंडित वगैरह किसी को कंसल्ट नहीं किया, सब कुछ हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। तो जो गुण वगैरह जो मिलाते हैं वो कुछ भी नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी ने इस शादी को ब्लेस किया। रिसेप्शन पे आए और अपनी संगत के साथ आए। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे। तो जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड, जब गुरुजी रिसेप्शन के लिए आए, उससे पहले ही मेरे पेरेंट्स कार्ड्स लेके गए थे, शादी के रिसेप्शन के कार्ड्स, गुरुजी से ब्लेस कराने के लिए। तो गुरुजी ने एक एक कार्ड पे नाम लिखा और संगत में वो कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे मैंने कहा कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो वो रिसेप्शन पे भी आए, हमारी रिसेप्शन पे भी आए और अपनी पूरी संगत को लेकर आए। तो शादी हो गई और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ शादी हुई। शादी के बाद आई कंप्लीटेड माय MBA, तो MBA भी कंप्लीट हो गया और मुझे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला। सो ये थी गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी's वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और वो था मेरा लॉजिकल माइंड जो कि कह रहा था कि अब शादी होगी तो ये सब ड्रीम्स तो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगी। फिर संगत जी जब गुरुजी के मंदिर में जाते थे शुरू में, तो इतनी समझ नहीं होती थी। तो हमेशा लगता था कि गुरुजी के साथ उनके पास बैठने का मौका मिल जाए तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो हमेशा ये होता था कि गुरुजी के सामने बैठा जाए, विदाउट रियलाइजिंग कि आप उनके सामने बैठे हो या आप रूम के एंड में बैठे हो। गुरुजी की नजर और उनकी मेहर अपने एक एक संगत पे होती है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबको एक बराबर मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर सिटिंग। और फिर क्या होता था कि हम गुरुजी से जब आज्ञा लेने का टाइम आता था तो हम गुरुजी से नजरें नहीं मिलाते थे, ओनली ताकि हमको छुट्टी ना मिल जाए जल्दी से, हम मैक्सिमम गुरुजी के चरण शरण में बैठ सके। तो कभी गुरुजी की मौज होती तो वो रोक लेते कुछ संगत को और फिर कहते चलो बड़े मंदिर चलो। उस टाइम बड़े मंदिर में काम वगैरह चल रहा था, तो छोटे मंदिर में ही गुरुजी की संगत होती थी। तो उनकी मौज होती तो फिर वो हमें बड़े मंदिर ले जाते, वहां पे हम गुरुजी के साथ बैठते, या कभी कोई होटल में ले जाते। तो ये गुरुजी की मौज थी और हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके साथ कभी किसी होटल में, कभी शादी में, या कभी बड़े मंदिर में, या किसी संगत के घर गए। तो ये उनकी बख्शिश होती थी। और एक और चीज संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होंगे। उतार चढ़ाव अपने कर्म योग के हिसाब से सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो गुरुजी हमें वो सुमति बख्शते हैं और हमको वो ठहराव देते हैं कि जिससे कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सके। और फिर जिंदगी ऐसे चलती रही, हम गुरुजी के आते रहे। अब शादी हो गई थी और शादी के 7 साल हो गए थे।
7 साल में भी वी डिडंट हैव अ बेबी। तो ये चीज फैमिली को भी, खुद को भी, इट स्टार्टेड वेइंग ऑन आवर माइंड्स। और जब भी किसी भी डॉक्टर के जाते थे तो हर डॉक्टर ये लिखता था, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो गुरुजी के दरबार में हमने हमेशा सुना था और फिर एक्सपीरियंस भी किया कि गुरुजी के वो मेडिकल साइंस को फेल करना में बड़ा मजा आता था। कई बार बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी गुरुजी के चरण शरण में बैठे होते थे, आस्किंग फॉर टू सीक हिज ब्लेसिंग्स। तो 7 साल हो गए थे एंड वी डिडंट हैव अ बेबी। सो आफ्टर 7 years गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और ये बख्शिश हुई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो एक शाम की बात है जब मैं गुरुजी के यहाँ पे माथा टेक रही थी, पता नहीं somehow क्या हुआ, आई ट्रिप्ड एंड आई फेल फ्लैट ऑन माय टमी। सो मोर देन द एम्बैरेसमेंट, मुझे ये था कि मैं घर आई तो मैंने यही अपने पेरेंट्स से कहा, अगेन ये छोटी सोच का एग्जाम्पल कि मैंने गुरुजी के यहाँ पे मैं माथा टेकने गई, मैं ब्लेसिंग्स लेने गई और देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैं गुरुजी के दरबार में गिर गई और पता नहीं अब मेरा जब चेकअप होगा, गायनाक के पास जाना होगा, तो वो पता नहीं क्या रिपोर्ट देगी। सो ये वरी, ये डाउट, गुरुजी माफ करना, बट ये मेरे मन में था। उससे पहले मेरे गायनाक ने बताया था कि ये जो बेबी है, ये इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, ये ब्रीच बेबी है। फिर वो दिन आया जब मैं गायनाक के पास गई चेकअप के लिए, बहुत ही डरते हुए कि पता नहीं अब गायनाक क्या बोलेगी, सबको पता लग जाएगा और पता नहीं मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूंगी। लीस्ट रियलाइजिंग कि मुझे हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे गुरुजी हैं, ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जब चेकअप हुआ सो माय गायनाक टोल्ड मी कि बेबी की पोजीशन नॉर्मल हो गई है। अगेन अ लॉजिक डिफाइंग मोमेंट, जो मैं अपना बहुत दिमाग लगा रही थी कि ओ मैं तो ब्लेसिंग्स लेने गई, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो दैट फॉल वाज नॉट सो दैट आई एम एम्बैरेस्ड या मेरे साथ कुछ गलत हुआ। उस एक फॉल से बेबी की पोजीशन ब्रीच से नॉर्मल हो गई। तो ये है हमारे गुरुजी और ये है उनकी असीम कृपा। वो कृपा किस वे में आए ये जरूरी नहीं कि आप उस टाइम समझो, लेकिन गुरुजी हमारे जो गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट करते हैं। फिर जिंदगी ऐसे चलती रही और एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट आया जब माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर एंड वो भी सीधे स्टेज 4। उस टाइम जब ये डायग्नोस हुआ, ऑब्वियसली इमोशनली हम लोग, सारी फैमिली हिल गई थी। वी वर एब्सोल्युटली शैटर्ड। और ये डायग्नोसिस भी तब आया जब कोविड वाज एट इट्स पीक। तो मेरे मामा पापा गुड़गांव में थे और मैं पुणे में और मेरी सिस्टर यूएस में। एंड उस टाइम सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद थे, ना कोई ट्रेन चल रही थी, ना एरोप्लेन, ना कोई फ्लाइट। तो माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था कि एक तो ये न्यूज और पहुंचा कैसे जाए, जो भी फ्लाइट्स बुक करा रहे थे वो कैंसिल हो रही थी। और फिर बहुत मुश्किल से एक फ्लाइट मिली और बाद में इंफॉर्मेशन आई कि वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। तो मन बहुत छटपटा रहा था कि दिल्ली पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए। और साथ ही साथ गुरुजी से अरदास हो रही थी कि गुरुजी आप सिचुएशन जानते हो, मेरा और मेरा या मेरी बहन का मामा पापा के पास इस वक्त पहुंचना बहुत जरूरी है और अब ये फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है, तो अब क्या करें। सडनली, जो कि कभी नहीं होता, रात को 1 या 2 बजे एयरलाइन से कॉल आता है, विच इज वेरी रेयर,
कि एक फ्लाइट अवेलेबल, एंड माय हस्बैंड पिक्स अप दैट कॉल, एक फ्लाइट अवेलेबल है। एंड संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट डे का फर्स्ट फ्लाइट, एंड वी वर ऑन दैट फ्लाइट। तो हम वो फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं, वेयर माय पेरेंट्स वर, टू बी स्पेसिफिक इन गुरुग्राम। एंड कोई क्वारंटीन नहीं होता, कोई कुछ नहीं, और फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट लेके मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे पहुंच जाती हूँ। और संगत जी, जैसे मैंने मेंशन किया कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये संगत परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। तो जब पापा और ये हमारी सारी फैमिली इस सिचुएशन से गुजर रही थी जहां उनका चेकअप चल रहा था, तो हॉस्पिटल का अरेंजमेंट, आपके साथ आपका संगत परिवार खड़ा, लंगर प्रसाद आना बड़े मंदिर से, जल प्रसाद लंगर प्रसाद आना, आपका संगत परिवार आपके साथ खड़ा, ब्लड अरेंज करना, संगत परिवार कहते नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो तब आपको मतलब मुझे संगत परिवार असली परिवार है, जो कि हमारे गुरुजी कहते थे, इस चीज का महत्व समझ आया। पापा की हालत इतनी बुरी थी, कोविड वाज एट इट्स पीक, हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर लगते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अपनी बख्शिश की, और कोविड उन्होंने हमारे फैमिली के आसपास भी नहीं आने दिया। नहीं तो आप खुद सोचिए संगत जी, अ पर्सन जिसकी हु इज बैटलिंग लंग कैंसर स्टेज 4, उसकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि मतलब कोविड को दूर रखना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। बट जब आप अपने गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरण शरण में आ जाओ, तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल हो जाता है, डेस्पेयर रिपेयर हो जाता है, होपलेसनेस में होप आ जाती है। ये है हमारे गुरुजी। इलाज चलता रहा पापा का, फिर उनकी हालत काफी गंभीर हो गई, और मेरी सिस्टर भी यूएस से गुरुग्राम आ गई। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि यहाँ इंडिया में और उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि हम पापा को यूएस लेके जाएंगे और वहां पे उनका इलाज कराएंगे। तो संगत जी, आप सोचिए कि एक लंग कैंसर के पेशेंट को, 4th स्टेज लंग कैंसर, डॉक्टर्स तो ये सुन के उन्होंने कहा कि प्रॉबेबली ये जो बोल रहे हैं, ये सजेशन भी देना मतलब इसको एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने परमिशन देने से मना कर दिया। ही सेड देयर इज नो वे दैट ही विल बी एबल टू अंडरटेक सच अ लॉन्ग जर्नी। बट डॉक्टर, मेडिकल साइंस एक तरफ, डॉक्टर्स, हमारा लॉजिक एक तरफ, और गुरुजी की बख्शिश एक तरफ। तो मेरी सिस्टर chose to go against what the doctor had said. गुरुजी का नाम लेके टिकट्स बुक कराए, एंड my father had undertaken this journey, a long journey of 14 to 16 hours. ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे साथ था, पूरी प्रेपरेशन थी, लेकिन संगत जी एक बार थ्रू आउट दैट जर्नी व्हेन ही वाज एयरबोर्न, एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो ये हमारे गुरुजी की बख्शिश थी। एंड द मोमेंट वी रीच द एयरपोर्ट, गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, जो टिपिकल रोजेस वाली फ्रेग्रेंस होती है, वो हम सबको हमने फील की। और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट वगैरह लेना होता है, वो मेरे फादर का बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और वो ठीक ठाक घर पहुंच गए। फिर उनका इलाज वहां चलता रहा। ऑफ कोर्स नाउ पापा इज विद गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जनरल कपूर तू मेरा एडीसी बन जा, और उस टाइम पापा कहते थे कि नहीं गुरुजी, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो जब सही समय आया और गुरुजी ने
को लगा ये सही समय आ गया, तो अब पापा गुरुजी के साथ हैं और आई एम श्योर उनका एडीसी का रोल बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा संगत जी के, जब गुरुजी हमारे साथ हों इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। लॉस ऑफ फैमिली मेंबर इज probably the most difficult thing to endure, but this is the ultimate truth of life. तो जब ये हुआ भी और पापा गुरुजी के पास गए, पापा की इंटायर फैमिली उनके साथ थी। ही गॉट अ ग्रेट सेंड ऑफ इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये भी गुरुजी की बख्शिश थी, जहां कोविड अपने पीक पे था और लोग तरस रहे थे टू बी विद देयर फैमिली मेंबर्स। तो इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस गुरुजी की कृपा से, ये भी गुरुजी की मेहर थी कि इतना ग्रेट सेंड ऑफ मिला पापा को। और जब मैं यूएस जाने की बात कर रही हूँ, तो एक और चीज थी। व्हेन वी वर गोइंग टू द यूएस, मेरी बहन ने कहा चलो सबके पासपोर्ट चेक कर लेते हैं कि इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस। सडनली वी रियलाइज्ड कि मेरी डॉटर का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और हम वी वर टू ट्रैवल ऑन ट्यूसडे एंड ये हमने फ्राइडे इवनिंग को देखा। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो लिटरली हमारे पास एक दिन का टाइम था। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उसको वैलिड पासपोर्ट मिल जाए एंड ऑल ऑफ अस कैन ट्रैवल ऑन ट्यूसडे। बट ये भी गुरुजी की मेहर थी। अगेन गुरु संगत थी जिन्होंने बहुत हेल्प किया एंड अल्टीमेटली बहुत दौड़ धूप करके मेरी डॉटर को पासपोर्ट मिल गया एंड ट्यूसडे इवनिंग शी गॉट हर वैलिड पासपोर्ट एंड ट्यूसडे नाइट वी ऑल टुक अ फ्लाइट टू द यूएस। तो गुरुजी बिल्कुल इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। अगेन गोइंग बैक टू छोटा मंदिर वाले डेज, दैट इज एम्पायर एस्टेट। तो जब गुरुजी के दरबार में होते थे तो संगत जी गुरुजी प्रसाद इतना रज रज के देते थे, मसल के ऐसे लड्डू देना, और फिर वो मतलब एक अपने हर एक संगत को वो कैसे ग्रीट करते थे, हलवा प्रसाद देते थे, इतना सारा मिठाई प्रसाद खिला के डायबिटीज को क्योर करना, मिर्ची वाला खाना लंगर प्रसाद खिला के अल्सर क्योर करना, और कचौरी प्रसाद समोसा प्रसाद देके हार्ट एलिमेंट्स ठीक करना। we've seen it all, we've heard so many सत्संग। फिर आ जाते हैं सत्संग के महत्व पे। तो कई बार लगता था कि ये वाला सत्संग तो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, ये तो रेपिटेटिव है। बट जैसा कि हमारे गुरुजी ने हमेशा कहा है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। जो आपको रेपिटेटिव लगता है, हो सकता है वो किसी के लिए किसी के क्वेश्चन का आंसर हो, या आपको अपनी जिंदगी में खुद ही एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए while you're narrating that सत्संग। तो कुछ रेपिटेटिव सत्संग नहीं होता है। सत्संग शेयरिंग हमेशा एक ब्लेसिंग होती है, और कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कई बार संगत के मन में होते हैं, और थ्रू उस सत्संग के माध्यम से वो क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। तो और भी कई चीजें। और जब संगत जी, जब हम गुरुजी को घुटते थे, उनकी चरण सेवा करते थे, उस टाइम गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे होते थे। वो चरण सेवा करने का सौभाग्य जब हमें मिलता था, उस टाइम भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते थे और हमारी तकलीफें दूर कर रहे होते थे।
मेरी मामा को लेग में बहुत सिवियर पेन रहता था, तो गुरुजी ने एक दिन उन्हें घुटने को कहा कि मेरे चरण दबाओ। और जब मामा उनकी चरण सेवा कर रही थी, सडनली उनको बहुत वाइब्रेशन फील हुई, अपने बॉडी में झंझनाहट फील हुई। और फिर उसके बाद से मामा का ये जो पेन इतना सिवियर रहता था, वो एकदम गायब हो गया। तो गुरुजी हमें हर हाल हर सूरत में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते हैं। ऑल वी नीड इज कंप्लीट फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। और गुरुजी ने ना तो हमें किसी कोई तामझाम में, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड पूजा पाठ में, किसी उसमें किसी चक्रों में बिल्कुल नहीं डाला। सिंपल सा मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और वो हमारा कल्याण ही कल्याण करते हैं। एक टाइम की बात है कि मेरे मम्मा पापा वॉक के लिए गए थे, और माय फादर वाज अटैक्ड बाय अ काउ। तो वो इतना बुरा अटैक था कि पापा गिर गए थे और उनको हेड इंजरी हो गई थी, एंड सो मच सो कि ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी, एंड वो आरआर के आईसीयू में थे। तो जब वो आईसीयू में एडमिटेड थे, तो मैं और मेरी मामा गए, और उस टाइम बहुत सहमे हुए, डरते डरते हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी पापा के साथ ऐसे ऐसे, मैंने बात की, मैंने कहा गुरुजी पापा के साथ ऐसे ऐसे हो गया, उनको ऐसे काऊ ने अटैक कर दिया और अब वो आईसीयू में। गुरुजी ने बहुत ध्यान से बात सुनी, फिर प्रसाद उन्होंने प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद दिया पापा के लिए, और साथ में ये ब्लेसिंग भी दी, जनरल कपूर न्यू लाइफ। तो हमने नेक्स्ट डे जाके पापा को थोड़ा सा हलवा प्रसाद उनके मुंह में डाला, एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगा, और वो आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए। और फिर कुछ दिनों में जब पापा ठीक हुए, तो वो गुरुजी के दरबार में आए और उनका शुक्राना किया और माथा टेका। तो और गुरुजी की ऐसी बख्शिश होती रही फैमिली पे। और संगत जी, मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पे ये सौभाग्य मिला कि गुरुजी ने अपने स्वरूप पे अपने ऑटोग्राफ किया और मामा पापा को स्वरूप दिया, जिस पे लिखा था हैप्पी लाइफ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और वो स्वरूप मामा पापा के घर में अभी भी लगा हुआ है। और उन्होंने हमसे एक तांबे का जग भी मंगाया, नाउ व्हेन आई रिकॉल, तांबे का जग भी मंगाया और खुद ब्लेस किया और कहा कि सारा परिवार इस जग से पानी जल प्रसाद ग्रहण करो, और जो ये बच जाए उसको अपने नहाने में भी इस्तेमाल करो। तो कई बार इतना हेडेक, इतना माइग्रेन होता था कि वो जल प्रसाद का सेवन करके ही, एकमात्र जल प्रसाद का सेवन करने से ही वो हेडेक कहाँ गायब हो जाता था, पता नहीं। ये है हमारी गुरुजी की महिमा। नाउ कमिंग बैक टू when I lost my father, all of us were totally shattered, and somewhere I felt that I have lost my identity as well. मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, एंड मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। और उस टाइम मैं सोच रही थी कि मतलब लाइफ इज सो मीनिंगलेस, इट्स सो वर्थलेस। एंड उस टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि आई आई मूव ऑन इन लाइफ। तो इट वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम कि गुरुजी की इतनी बख्शिश हुई कि मेरे को एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला। आई गॉट बिजी विद माय जॉब,
एंड दिस वाज अ ड्रीम जॉब, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आफ्टर अ गैप ऑफ सो मेनी इयर्स टू गेट बैक टू रिसोर्सिंग, व्हिच वाज माय पैशन, एंड टू बी वर्किंग विद अ ग्रेट कंपनी वाज टोटली माय ड्रीम। एंड वो, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हुआ। सो आई वाज वर्किंग एंड मैं अपने काम में बिजी थी, इतनी busy थी somewhere. So her grade 9 performance was a bolt from the blue for me. जॉब में इतना बिजी होने के बाद मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। सो देन आई वाज एट अ जंक्चर के अब मैं क्या करूं गुरुजी? Here's a time in my daughter's life when she actually needs me, and because of that job I am not being able to give her this time. तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज गाइड मी, एंड विद अ वेरी हैवी हार्ट मैंने रिजाइन कर दिया। तो जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया, मैं आई वाज डाउन इन द डम्प्स, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं जो मैंने किया है ये ठीक किया है या नहीं किया है। गुरुजी कुछ तो इंडिकेशन दो, कुछ तो बताओ। तो गुरुजी का अपना तरीका होता है आपको आंसर देने का। तो आंसर आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, या गुरबानी में, या किसी के सत्संग में, या कुछ आपको ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा जो व्हाट इज मेंट फॉर यू। तो व्हेन आई वाज ब्रूडिंग ओवर दिस के अब मैंने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, मैंने रिजाइन कर दिया, पता नहीं ठीक किया या नहीं किया। सडनली समवन फ्रॉम द संगत फैमिली कॉल्स मी, जो कि कभी मतलब जिससे कभी बात भी नहीं होती है, एंड दैट वाज माय आंसर फ्रॉम गुरुजी के भाई जो आपने किया है बिल्कुल ठीक किया है, और जो भी आप स्टेप लेते हो मैं हूं, आप मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो आई वाज टोटली रीअश्योर्ड। एज टाइम प्रोग्रेस्ड आई वाज अगेन विदाउट अ जॉब। तो अगेन मेरा माइंड बहुत विचलित हो रहा था कि अब मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी की महिमा देखो, ही आई गेट एन अपॉर्चुनिटी वेरिन मुझे ऐसी जॉब मिली जहां पे मैं अपनी बेटी का भी ध्यान दे पाऊं उसके एकेडमिक्स में, और प्लस आई कैन वर्क एट माय ओन पेस। तो अगेन गुरुजी ने ये बख्शिश की, एंड जो मेरी डॉटर की परफॉर्मेंस थी, दे वो विद गुरुजी's कृपा, हिज मेहर, इतना टर्न अराउंड हुआ कि शी देयर वाज a huge improvement in her performance. All her teachers are very happy thanks to Guruji, and I am working and yet I'm being able to devote my time to my daughter. तो संगत जी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सोल्यूशन भी गुरुजी देते हैं, और हर परिस्थिति को, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का भी सामना कैसे करना है, वो ठहराव, वो सुमति गुरुजी ही बख्शते हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने पल पल, हर पल आपने हमको संभाल के रखा, हमारे हाईज हमारे लोज में हमें सद्बुद्धि दी, अपने चरण शरण के साथ जोड़ के रखा, और हमारा मार्गदर्शन किया। उसके लिए पल पल शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और गुरुजी आपसे यही अरदास है कि हम सबको अपने चरण शरण के साथ जोड़ के रखना, और कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी माफ करना, संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो माफ करना। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि उनका गुणगान करना, उनकी महिमा करना, उनकी उत्सत करना शायद हम अपने शब्दों के थ्रू जस्टिफाई भी नहीं कर सके।
लेकिन गुरुजी तहे दिल से आपका शुक्राना कि आपने हमें पल पल, हर पल संभाल के रखा, अपने इतनी बख्शिश की कि हम एक खूबसूरत गुरु परिवार का हिस्सा हैं। और गुरुजी इतनी सुमति बख्शना कि हम सब अपना बेटर वर्जन बने, एक एक दूसरे से एक दूसरे से, गुरु परिवार से हमेशा जुड़े रहें। और एक और चीज संगत जी, बिफोर आई कंक्लूड, जब गुरुजी के दरबार में जाते थे तो गुरुजी जानी जान है, तो एकदम स्कैन कर लेते थे आपके थॉट्स में, आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स और आप हमेशा टोक देते थे, लेट्स ट्राई वाला एटीट्यूड नहीं लेकर आना, लेट्स ट्राई। या कभी कोई पूछता था कि गुरुजी मैं कितने परसेंट ठीक होंगी, तो गुरुजी हमेशा उनको यही जवाब देते थे, जितना परसेंट तुम्हारा फेथ है, जितना परसेंट तुम सरेंडर करोगे, उतने परसेंट तुम ठीक करोगे और ठीक ठीक होगे। कंपैरिजन करना कि गुरुजी ने उसका काम तो कर दिया, मेरा काम अभी नहीं हुआ, गुरुजी के दरबार में उन सब चीजों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। जब आप गुरुजी के दरबार में आओ, पूरी श्रद्धा से आओ, कोई डाउट नहीं लेकर आओ। गुरुजी का कनेक्ट, तुम बेशक फैमिली की तरह आते हो गुरुजी के दरबार में, बट उनका कनेक्ट हर सोल के साथ यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है। अगर कोई भी अपना कोई भी आपकी व्यथा हो, दुख हो, तो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ करो, इंस्टेड ऑफ अपना दुखड़ा सबके साथ रोने को, इसको बताओ, इसको उसको बताओ। डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ करो, क्योंकि गुरुजी ही है जो हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, गुरुजी ही है जिन्होंने हमको सोल्यूशन देना है, गुरुजी ही है जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना है। सो that emphasis of having a direct connect with Guruji is very important, and which is why it is and that's the reason it is important. Instead of isko batao usko batao, अपना कनेक्शन डायरेक्टली गुरुजी के साथ जोड़ो, अपनी प्रॉब्लम्स अरदास करो, मांगो नहीं, सिर्फ मानो और उन पे छोड़ दो कि गुरुजी सबका भला करते हैं, सबका भला करते आए हैं, सबका भला करेंगे, और हमेशा हमें उन पे विश्वास रखना है। फेथ हमारा, टाइमिंग गुरुजी की। तो संगत जी, लेट्स प्रे टू गुरुजी कि हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ रहे, एक्सेप्टेंस हो, और हम कंप्लीटली सरेंडर करें अपने गुरुजी को। लाख लाख शुक्राना कि गुरुजी के रूप में हमें यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का बेस्ट कॉन्फिडेंट मिला है, जिससे आप अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज शेयर कर सकते हैं। बस हमें फेथ, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स। तो गुरुजी अब आपसे आज्ञा लेती हूँ, और लाख लाख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, इस खूबसूरत संगत परिवार का शुक्राना, आपने ये मौका दिया आपका गुणगान करने के लिए, उसका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हम सबको, हम पूरे सारे संगत परिवार को अपने चरण शरण के साथ जोड़े रखना। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि हम अपना बेटर वर्जन बने रहें और आपका गुणगान करते रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।